मैं कहता हूँ कि मेरा ये वेब पेज मौजूद है जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मैंने CSS अटैच करे तो भी CSS को अलग से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि मेरा ये वेब पेज जो है ये मुझे किस तरह का नज़र आ रहा है। तो अब इसमें क्या है क्या नहीं है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या मतलब, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा कि मैं HTML नहीं लिखता, ख़त्म कर देना, आसान कर देंगे, ख़त्म कर दें, मेरी डॉक्यूमेंट देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप कहते हैं सर ना ही लिखे हैं, हाँ वही ना, हम हेड यानी HTML मैंने ख़त्म कर दिया। अब HTML के साथ एक और मज़ेदार बात है कि हम यहाँ पर से बॉडी भी ख़त्म कर रहे हैं। तो सारा कुछ ख़त्म कर दिया, मैंने बॉडी ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक बॉडी को फिनिश किया, ये बॉडी भी ख़त्म हो गई। अब सवाल ये आता है क्या मेरे वेब पेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये HTML फाइल के अंदर होता है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं ऐसा करने को कहूँगा नहीं, ना ही मैं करता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना क्लासिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो आपके हमेशा बरकरार रहने चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा सर एक वक्त आपने कहा था कि हेड को आप छोड़ देते हैं, तो क्या मैं हेड को छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल, आप हेड बेशक ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंफर्म है कि वेब ब्राउज़र का ये ऊपर वाला हिस्सा ये हेडर के अंदर आएगा और ये जो है ये बॉडी के अंदर आएगा। तो मैं जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ सो यू विल सी कि आपके पास जो वर्किंग है वो एज इट इज़ आपके पास आ गई है। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हेड भी यूज़ करें, आप ओमिट कर सकते हैं। किसी ने कहा सर टाइटल ओमिट कर सकते हैं, मैंने कहा टाइटल करके देखते हैं। मैंने टाइटल यहाँ से खत्म किया, कुछ भी नहीं हुआ। जो फाइल का नाम होगा ना वो टाइटल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये लास्ट टाइम भी आया था, तो मैं चाहूँगा कि नहीं, अच्छी टेक्निक यही है कि आप इसे ज़रूर यूज़ करें। देन किसी ने कहा जी सर अभी आपने स्टाइल लिखा था तो हम अगर स्टाइल ख़त्म कर दें, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ख़त्म कर दें। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने बताया इनलाइन CSS, आपने बताई इंटरनल CSS जब हम ऊपर स्टाइल के टैग के अंदर लिखते हैं, फिर अभी आपने बोला कि एक्सटर्नल CSS जब मैं एक अलग से फाइल बनाता हूँ और उसका लिंक एट्रीब्यूट जो है वो अपने कोड को पेस्ट कर देता हूँ और फिर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? क्या एक्सटर्नल की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इंटरनल की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, या इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? तो याद रखना है जो करीब होता है उसकी बातों का असर ज़्यादा होता है। तो करीब कौन है? इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इंटरनल CSS की जो फाइल के ऊपर है, और फिर एक्सटर्नल की। अब एक सवाल ये आ सकता है कि सर एक लिंक आपने ये CSS की है, एक और आपने CSS लिंक कर दी है, अब ऊपर वाली CSS की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी कि नीचे वाली की? ऊपर, तो देखिए ऊपर वाली जो CSS है वो पहले एग्जीक्यूट करेगी, नीचे वाली CSS उसके बाद एग्जीक्यूट करेगी, तो जो बाद में लिखी होगी ना उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? यानी हमने ये भी बात कर ली कि CSS में हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो किसकी ज़्यादा होती है? इनलाइन की, उसके बाद इंटरनल की, फिर एक्सटर्नल की, और अगर इससे ज़्यादा एक्सटर्नल यूज़ हुई हैं तो फिर बाद में आने वाली की। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मुझे ना, मैं यहाँ गया, मैंने कहा नहीं यार ये ना ये जो कलर है ना ये ही कलर ब्लू टेक्स्ट के ऊपर आना चाहिए। अब हो सकता है कि कहीं ब्लू टेक्स्ट की क्लास किसी और CSS में भी बन गई हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ब्लू टेक्स्ट एक क्लास है जो कि मैंने यहाँ बनाई हुई है, उसको कलर मैंने ब्लू दिया है, तो अब हो सकता है कि ब्लू टेक्स्ट की CSS किसी इंटरनल CSS क्लास, सॉरी ब्लू टेक्स्ट की क्लास किसी इंटरनल CSS में यूज़ हुई हो, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये वाली एक्सटर्नल है इसकी प्रायोरिटी कम होगी। अगर आप किसी की प्रायोरिटी पक्की पक्की करना चाहते हैं तो उसके पास आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यूज़ करूँगा तो अब चाहे किसी भी CSS में आ जाए, इंटरनल में एक्सटर्नल में, जब भी ब्लू टेक्स्ट क्लास जो है वो एक्सेस होगी तो आपका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। सबसे पहले वो ही, ये सबसे पहले नहीं, सबसे आखिर में, और पहले सब यही है बस। अब जहाँ ब्लू टेक्स्ट क्लास होगी वहाँ कलर आपका यही वाला यूज़ होगा। ये एग्जीक्यूट ये लाइन एग्जीक्यूट सारी लाइनें होती हैं, जिसके साथ इंपॉर्टेंट लिखा होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी? ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। अब वापस आ जाते हैं।
थोड़ा सा हम हेड पढ़ रहे हैं दरअसल के, सॉरी यहाँ पढ़ रहे हैं कि पेज के टॉप पे मैं क्या लिख सकता हूँ। अब मैं एक और मेटा लिखता हूँ। जो CSS SEO वाले होते हैं ना, उनका काम ही सारी गेम ही उनकी मेटा की होती है। तो मैंने एक और मेटा का टैग है, इसको भी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे एक्सप्लेन कर लूँ कि मेटा में क्या होता है। किसी भी वेब पेज की दो चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है पेज रैंक और एक होता है पेज ट्रैफिक। पेज रैंक PR बोलते हैं। पेज रैंक किसी भी पेज की क्रेडिबिलिटी होती है कि लोग उसको कितना पसंद करते हैं, लोग इस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। पेज ट्रैफिक ये होती है कि कितने लोग इस पेज को देख रहे हैं। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि दोनों सूरतें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक पेज को 100 लोग देखते हैं और एक पेज को 1 लाख लोग देखते हैं, तो 1 लाख लोगों की देखे जाने वाली ट्रैफिक, यानी देखे जाने वाला पेज जो है, इट्स कंसिडर्ड टू बी गुड वन। बट ऑन द अदर हैंड हम दूसरी तरफ देखते हैं क्रिएटेबल कितना है। मसलन मैंने एक पेज बनाया, मैंने उसके ऊपर लिखा एजुकेशन और नीचे मैंने उसको मूवीज़ की तस्वीरें दे दी हैं। अब देखने वाले शायद गलती से उसके ऊपर बार बार क्लिक करके एजुकेशन एस्पेक्ट से उसके ऊपर आते जाएंगे, बट उसके अंदर तो मूवीज़ हैं, तो उस पेज की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें पेज रैंक से देखी जाती हैं। गूगल, आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था किंग ऑफ सर्च इंजन है, तो ये हमेशा पहले नंबर पे है अभी तक। अब गूगल जो है वो पेज रैंक को देखता है कुछ बातों के ऊपर। उस पर जो सबसे पहली बात है वो कहता है कि ये किस तरह का मेटा है, जो क्या बता रहा है। मैं कहता हूँ ये वो मेटा है जो बताता है कि मेरे पास कीवर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, अब यानी ये मेटा बताएगा कि मेरे वेब पेज के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, यानी ये वेब पेज किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्च किया जा सकता है। तो मैंने कंटेंट में आया, अब यहाँ आप बताएंगे वो कीवर्ड। मैंने कहा अथर, ये मेरा पहला कीवर्ड है जो मेरा नाम है। दूसरा नाम टीचर, मैं कहता हूँ ऑनलाइन टीचर। मैं कहता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैं कहता हूँ बायोडाटा। ठीक है, अब जब गूगल पे कोई अथर सर्च करेगा ना, तो चाहे ये पेज जो है ये 10 लाखवें नंबर पे हो, इसकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा कि यार ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट इसको ढूंढा गया। ठीक है, वो दूसरी बात है कि समटाइम इफेक्ट करता है, समटाइम नहीं करता, एंड सो ऑन। तो ये था कीवर्ड जिसको हम यहाँ इस तरह से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट होता है हर पेज, जब आप किसी गूगल में किसी पेज को सर्च करते हो तो उस नाम के नीचे उसका URL आ रहा होता है और उसके नीचे उसका आ रहा होता है डिस्क्रिप्शन कि ये कीवर्ड करता क्या है। तो वो डिस्क्रिप्शन भी दरअसल मेटा के टैब में लिखी जाती है। नेम इसको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन का, और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, डिस्क्रिप्शन को भी लिखने का तरीका वही है कि हम कहते हैं कंटेंट। अच्छा, अब इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है कि 250 कैरेक्टर से ज़्यादा आपने नहीं लिखना, बट मैं ये कहता हूँ तो अच्छा, एक वक्त था 2013 तक जब डिस्क्रिप्शन से भी कीवर्ड्स जो हैं वो पिक आउट किए जाते थे। तो अब जो वक्त आ गया है, अब ये जो दुनिया अब SEO के साथ चल रही है, उसमें डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड इतने ज़्यादा काउंट नहीं होते, बट जो डिस्क्रिप्शन है वो यूज़र को ट्रैक करती है। मैं कहता हूँ इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर, नेम इज अथर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये अब उसके बारे में, यानी पेज के बारे में मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर बता दी है। तो टाइटल भी था। टाइटल एक वर्ड होता है ना, टाइटल तो आप 69 कैरेक्टर्स तक का ले सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन जो है वो 250 वर्ड्स तक मैं कह रहा हूँ। वेब पे ही सर्च करते नीचे पूरी 2 से 2.5 लाइनें लिखी जाती है, वो बेसिकली उस पेज की डिस्क्रिप्शन होती है ना, ताकि सर्च में जब आए तो मैं वहीं से देख के तो ज़्यादा कर लेता हूँ, हाँ यार मैंने इस पेज को खोल के देखना है कि नहीं देखना। वो ना हो कि मैं उसको खोल लूँ, मेरा नेट स्लो है, फिर वो टाइम ले, लोडिंग हो, उसके बाद मुझे पता चले वो ये तो बड़ा ही ख़राब पेज निकला है, इसकी डिस्क्रिप्शन तो वो है ही नहीं जो मैं चाहता था, तो फिर वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हो गया जी, और ये आपका मेटा भी यहाँ पे क्लोज हुआ। देन फिर एक और मेटा लिखते हैं। आजकल ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो होती है अथॉरिटी। पेज बनाने वाला कौन है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने कहा मेटा मेटा में जाके मैंने कह दिया क्या, फिर उसी तरह नेम, आप क्या डिफाइन करना चाहते हो, बनाने वाले का नाम, उसको बोलते हैं अथर, AUTHO, अथर स्पेस, उसी तरह लिखेंगे कंटेंट, कौन है बनाने वाला, उस बंदे का नाम आ गया।
ठीक है, पूरा नाम लिखना है, पूरा लिख दो, थोड़ा लिखना है, थोड़ा लिख दो। ये इसकी क्रेडिबिलिटी में जो डिस्क्रिप्शन है वो आएगा। ठीक, अच्छा एक और चीज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी आप फिलहाल सुन लो, आपको शायद इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन बताता हूँ। नेम, मैं कहता हूँ नेम टाइप इज इक्वल टू HTTP डैश इक्वल रिफ्रेश, यानी ये पेज कितनी देर के बाद रिफ्रेश हो जाता है, वो अब डालेंगे आप अमाउंट। तो अमाउंट क्या देते हैं, कंटेंट, एक डबल, ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया कंटेंट, और कंटेंट में कितनी देर के बाद, 30 सेकंड्स की बाद। ये अभी जब आगे आएंगे ना, तो होता है कि अगर यूज़र मेरा लॉगिन पेज है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो ना हो कहीं वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम चला के मेरा पेज हैक कर ले, मेरी कोडिंग को हैक कर ले। तो उससे बचने के लिए हम ये सारी चीज़ें जो है वो अपने पास जो है वो यूज़ करते हैं, या अपने पास इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेटा की कुछ मेन चीज़ें जो है मैंने आपको डिस्क्राइब करनी है, जो कि मैं टॉप ऑफ द पेज जो है बताना ज़रूरी समझता था। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप वो कुछ लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते, ये आपकी मर्ज़ी होती है। देन हम पेज के टॉप पर क्या लिखते हैं, मैं पेज के टॉप पर जावास्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ। तो स्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। उसका तरीक़ाकार यही है कि आप सोर्स डिफाइन करोगे, फाइल कहाँ पर मौजूद है, उसका पाथ दे दोगे, ठीक है, उसकी टाइप कौन सी है, आपने कहा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और अगर उसके बारे में आप कोई भी चीज़ डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। उसमें सिंपली सेट कि लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ की गई। इस तरह समझ नहीं आया सर, ये क्यों स्क्रिप्ट के द्वारा? अभी मैंने क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाया ना, तो जब भी आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहोगे ना, तो फिर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने CSS के लिए लिखा ना, जैसे मैंने CSS के लिए लिंक लिखा, इसी तरह उसका काम मैं इस फाइल के अंदर करूँगा जो मैं यहाँ लिखूँगा। तो उसको अगर आपने अपने पेज के साथ अटैच करना है, तो फिर आप स्क्रिप्ट का टैग जो है वो यूज़ करते हो, जिसके हवाले से हम अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेंगे, या अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये वो एलिमेंट थे जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, जिनके हवाले से मैं अपनी वर्किंग कर सकता हूँ।